नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ आज चलते हैं और शुरुआत अपने कार्यक्रम की एनसीपी के भीतर जो घटनाक्रम हुई है उससे करते हैं। महाराष्ट्र की जो एनसीपी पार्टी है उसके 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एक सुप्रिया सुले जो पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी हैं और दूसरे प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। पार्टी का ये फैसला है, लेकिन अजीत पवार को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। तो सबसे पहले शरद पवार का ये कदम और अजीत पवार आगे क्या करेंगे? देखिए, एक तो हमको पता होना चाहिए कि अजीत पवार अभी भी विपक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र में। हाँ। और वो कह चुके हैं कि मैं अगर मुझे इस विधानसभा में भी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने का अवसर मिलता है तो वो मैं क्यों ना लूं। वो अपनी इच्छा वो बार बार जाहिर कर चुके हैं। और एक बार वो एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ भी जा चुके हैं। वो भी हमने देखा कि 2019 में क्या घटनाक्रम हुआ था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि एनसीपी में जो बदलाव हुआ है वो शरद पवार की सधी हुई चाल है। जो काम वो करना चाहते थे वो काम ये जो आज उन्होंने किया है वो 2 महीने 1.5 महीने पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले स्थितियों को सुधारा, उसके बाद ठीक किया। आप जरा 1.5 महीने पहले का अगर आप घटनाक्रम याद करेंगे तब अजीत पवार का लग रहा था कि एक बार फिर से वो पार्टी छोड़ सकते हैं या उनके साथ कुछ विधायक जा सकते हैं। तब उन्होंने मई में ये घोषणा की कि मैं पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, अब नया जो नेतृत्व है उसको कमान संभालनी चाहिए। जैसे ही उनके इस्तीफे की घोषणा हुई तमाम पार्टी के नेता उनके पीछे लामबंद हो गए और पार्टी पूरी तरह एकजुट हो गई। पवार साहब को मना लिया गया कि अपना इस्तीफा वापस लें और उनके नेतृत्व में पूरे आस्था दर्शाई गई सभी नेताओं की तरफ से। और ये उनको अधिकार दिया गया कि वो आगे क्या पार्टी में बदलाव करने हैं वो तय करें। तो अब उन्होंने तय कर लिया। अब देखिए कि वो यही काम जो कि सुप्रिया सुले को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था, ये देखिए पहले से तय था कि परिवार का ही कोई व्यक्ति उनकी राजनीतिक विरासत संभालेगा। सवाल ये था कि सुप्रिया सुले होंगी या अजीत पवार होंगे। वो अब उन्होंने पहले स्थितियों को सुधारा, पार्टी को एकजुट किया और आखिरकार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया। और ये आप देखिए कि जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है या प्रफुल्ल पटेल जी को बनाया गया, तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। तो देखिए पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है, सिर्फ अजीत पवार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनके जो समर्थक नेता कार्यकर्ता हैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन वो भी शरद पवार के इस फैसले का विरोध नहीं कर सकते हैं। जो अब क्यों नहीं कर सकते हैं हमको ये समझना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब ये बात सामने आ रही थी कि अजीत पवार जा सकते हैं बीजेपी के साथ, तब माना जा रहा था कि इस निर्णय के साथ में प्रफुल्ल पटेल भी थे, कि प्रफुल्ल पटेल भी चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन सुप्रिया सुले चाहती थी कि गठबंधन नहीं हो और हम एमवीए के साथ रहें। तो शरद पवार ने जो 2 अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति थे उन दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, ताकि पार्टी एकजुट रहे और दोनों जो एक उधर जा रहा था एक इधर जा रहा था तो दोनों एक जगह रहें। और कहीं कोई जो असंतोष है भी तो वो उनको लगे कि ये जो पक्ष वाले हैं या इस सोच वाले हैं वो भी साथ में जुड़े रहें और इस सोच वाले भी जुड़े रहें। तो क्या पार्टी के साथ सब लोग जुड़े रहेंगे तो पार्टी हमारी बनी रहेगी, हमारा हश्र शिवसेना की तरह नहीं होगा। ये पवार ने बड़ी सदी हुई चाल के साथ ये पार्टी में अपने बदलाव किए हैं। और अजीत पवार को क्योंकि महाराष्ट्र में ही अब उनके पास पद है और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो विधायक दल के वो सबसे बड़े वो नेता के तौर पर हैं, वहाँ पर बड़ा पद है और विधायक दल के नेता के तौर पर हैं, तो स्वाभाविक है कि कभी मुख्यमंत्री पद की बात आती है एनसीपी की तरफ से तो वो वही उस पद को संभालेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एमवीए में शिवसेना क्या कभी मुख्यमंत्री पद इनको देगी एनसीपी को? एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसा मौका आया भी था कि जब एनसीपी के कांग्रेस से ज़्यादा विधायक थे तब भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं किया था। तो जब एनसीपी के ज़्यादा विधायक होने के बावजूद उसको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला था तो अब कैसे मिल जाएगा? तो ये एक तो अजीत पवार को ये पता है, ये तथ्य पता है अजीत पवार को, क्योंकि बरसों से वो महाराष्ट्र की राजनीति में है। तो उनको पता है कि वो विपक्ष के नेता तो बने रहेंगे लेकिन पार्टी में रहकर वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। और जब भी अगर ऐसा मौका आया भी तो उनका नाम शायद ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके लिए चिंताजनक चीज़ तो है। लेकिन सवाल ये भी है कि वो कहाँ जाएं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल जाए, क्योंकि ये पद के लिए
तो एक अनार 100 बीमार वाली बिल्कुल। बात है, तो देखना होगा कि, लेकिन हम देख सकते हैं कि खासतौर पर एक चीज़ और है कि चूंकि अजीत पवार का ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति पर ही रहता है, वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो फिलहाल क्योंकि जो दोनों कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनको राज्यों के प्रभार दिए गए हैं, उन राज्यों में पार्टी को आगे बढ़ाना या वहाँ पे क्या गठबंधन करना है, किसी गठबंधन में शामिल होना है, ये सब तय करने की जिम्मेदारी इन दोनों कार्यकारी अध्यक्षों को दी गई है। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के बारे में निर्णय लेने में अजीत पवार को कुछ स्वतंत्रता मिले, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह है कि स्वतंत्रता उनको पूरी तरह से मिलेगी, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र का प्रभार सुप्रिया सुले के पास दिया गया है और सुप्रीम लीडर के तौर पर शरद पवार पहले से ही हैं। तो जब दो दो लोग पहले से हैं तो तीसरा को कब क्या फैसला लेने का अधिकार मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर मुझे कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये एनसीपी को एकजुट रखने की कवायद थी जिसमें शरद पवार सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके भतीजे के क्या रहता है आगे उनका रुख, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, अजीत पवार पर सबकी निगाहें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो निगाहें हैं वो कोल्हापुर की तरफ भी जा रही है, और कोल्हापुर में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था जी। और औरंगजेब, टीपू सुल्तान को लेकर जो विवाद होता है, जाहिर सी बात है इसमें राजनीति भी एक अहम रोल राजनीति का भी रहता है। लेकिन औरंगजेब को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि कुछ औरंगजेब की औलादें आ गई हैं जी। फिर गोडसे और आप्टे की औलाद वाली बात आई जी। ये सर क्या राजनीति में और वर्तमान की परिस्थिति में महाराष्ट्र को लेकर देखें तो क्या चल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति अगर हम देखें ना, देश के अन्य भागों से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग रही है। अलग इस मायने में कि नेताओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा है और जो राजनीतिक जो भाषा होती है वो कभी भी बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर नहीं गई है, बिल्कुल अन्य राज्यों की तरह। तो महाराष्ट्र में अगर ऐसा कुछ हो रहा है और बात तू तड़ाक पे औलाद वाली पर आ गई है, तो ये थोड़ा सा दिखाता है दुखद घटनाक्रम है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि अगर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा है कि औरंगजेब की इतनी औलादें कहाँ से आ गई, हम इसका पता लगाएंगे, तो उन्होंने जो कहा है उसका मर्म भी समझा जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा। अब आप देखिए कि कोई अगर सरकार अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन असामाजिक तत्व या साजिशन राज्य में हिंसा का वातावरण बनाया जाए या राज्य में अशांति का माहौल पैदा किया जाए, तो सरकार का गुस्सा भी स्वाभाविक है। और जब आपको पता लगे कि अभी उस जिले में दिक्कत हो रही है, अब उस जिले में दिक्कत हो गई है, वहां पर कोई भी नहीं, सरकार नहीं चाहती कि इंटरनेट कहीं बंद करना पड़े, कर्फ्यू लगाना पड़े। सब चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था या सब चीजें खुली रहे, सब कुछ सामान्य दिनों की तरह चलता रहे, कोई नहीं चाहता प्रतिबंध लगाना। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो सरकार के लिए भी मुश्किल होती है। औरंगजेब की औलाद का जो शब्द उन्होंने, जो वाक्य उन्होंने जो यूज़ किया, उसका मर्म हमको समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन हैं वो लोग जो औरंगजेब पर, जो मुगल शासकों पर गर्व करते हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा, जिन्होंने इस देश की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। तो ऐसे लोगों पर गर्व कर रहे लोगों पर भी तो सवाल उठना ही चाहिए। और हमको ये भी देखना चाहिए कि जो जवाब आपने कहा कि गोडसे या आप्टे, ये जवाब कहाँ से आया? ये जवाब महाराष्ट्र से नहीं आया, ये हैदराबाद से आया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, उसको कुछ लोग, और ये सब चीज़ें शुरू कब हुई हैं? औरंगजेब को पर लोग गर्व कब से करने लगे हैं? जब हैदराबाद वाले महाराष्ट्र में आके जीत हासिल करने लगे। बिल्कुल। तो ये और उनके मजार पर जाने लगे हैं। हाँ, मजार पे जाने लग गए हैं, है ना। तो अब जब वो वहाँ से उस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ लेकर आए हैं तो उसका जवाब कई बार उसी भाषा में देना पड़ता है। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि फडणवीस जी ने अगर ऐसा कहा है तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, और दूसरा उन्होंने कहा किसको है? कहा उसी को है जो इस तरीके की संस्कृति महाराष्ट्र में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मुंबई और पटना को जोड़ने के लिए ट्रेनों की मांग ज़्यादा रहती है। तो भले ट्रेनों की संख्या में इजाफा हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक जो जुड़ाव है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद पवार ने कहा कि वो पटना पहुंचेंगे 23 तारीख को, जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। लेकिन सर, बड़ा सवाल यही है कि हम अगर पश्चिम बंगाल को देखें, जहां ममता बनर्जी और कांग्रेस है, आप अधीर रंजन चौधरी एकदम हमलावर है, फ्रंट फुट पर अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या को लेकर वो टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, खून की राजनीति नहीं करने देंगे ऐसा कह रहे हैं।
आज ये हार है। 1 से 1.5 सप्ताह बाद क्या कांग्रेस और ममता बनर्जी किस तरह की बातें करेंगी सर? जी देखिए, वो तो सही बात है कि ये सारा जो ऐसा जमघट लगाया जा रहा है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ वाले नेता बहुत सारे हैं। आपने अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया और तमाम और भी ऐसे नेता हैं। जैसे मैं उमर अब्दुल्ला जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमसे समर्थन चाह रहे हैं अध्यादेश के मुद्दे पर, दिल्ली संबंधी अध्यादेश के मुद्दे पर, लेकिन हम समर्थन कैसे देते हैं जब 370 हटा था तो उन्होंने जश्न मनाया था। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जो सारे के सारे जो फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक संदेश देने के लिए जो वहाँ पर लोग नेता इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें आपस में ही बहुत मतभेद हैं। ये सारे के सारे ठीक है, किस तरह से खबरें आ रही हैं कि 450 सीटों पर ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि एक ही कैंडिडेट होगा जो बीजेपी को टक्कर देगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अकेले कांग्रेस का 350 से 400 से कम सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर कांग्रेस 350 400 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो बची कितनी? 150। तो 150 543 में से अगर 400 लड़ती हैं तो 143 पड़ गई, बच गई। तो 143 में बाकी सब बन जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो जैसे कई सारे स्टेट बड़े हैं जिनमें ज़्यादा सीटें हैं, तो क्या कांग्रेस को अगर हम देखें जो तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार, क्या वहाँ पर सर्वाधिक सीट दे देंगे लड़ने के लिए बिहार में? या ममता बनर्जी वहाँ पर उनको सीट दे देंगी ज़्यादा लड़ने के लिए? या डीएमके जो कि 5 विधानसभा सीटों से ज़्यादा उनको लड़ने के लिए नहीं दे रही थी असेंबली में, क्या उनको 10-15 लोकसभा सीट दे देगी लड़ने के लिए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो ये वहाँ पर ठीक है कि फ़ोटो खिंच जाएगी, सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को कोसेंगे और दिखा देंगे, एक जनता में संदेश देंगे कि हम 24 के चुनाव में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। लेकिन परिवर्तन लाना जनता को है, परिवर्तन नेताओं को नहीं लाना है। आप तो इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन जनता को तय करना है और जनता को ये जानने का अधिकार है कि आपका नेता कौन होगा। पहले अपना नेता तय कर लीजिए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि अगर ये प्रधानमंत्री, बीजेपी साफ कर चुकी कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? तो जरा एक बार आमने सामने आ जाने दीजिए कि ये 2 नेता हैं, इसमें से किसको जनता चुनना चाहती है वो चुन ले। गठबंधन बना के आप आइए, वो सब चीज़ें करिए, लेकिन जनता को स्पष्टता दीजिए। अपने जो आपके एक अगर आप कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाना चाहते हैं तो उसको बना के आप जनता के सामने रखिए। लेकिन अभी ये सब चीज़ें बहुत दूर की कौड़ी हैं। नीतीश कुमार ने एक जो प्रयास किया था, हुए हैं या नहीं हुए हैं? बड़ा सवाल तो यही है कि नहीं, देखिए, वो सफल हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने बिल्कुल एक मंच पर चाहे बेशक से तस्वीर खिंचाने के लिए आ रहे हों, लेकिन वो एक उन सबको एक फ्रेम में लाने में तो वो सफल हुए हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं, जरा उनको चंद्रबाबू नायडू का हश्र भी देख लेना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू अभी हमने देखा था कि इस सप्ताह आकर वो अमित शाह से, जेपी नड्डा से मिलकर गए, और आज जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं ठीक 4.5 साल पहले यही काम चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। उन्होंने एनडीए से 2018 में नाता तोड़ दिया था। उसके बाद वो कौन सा भी प्रदेश नहीं बचा था जहां पर वो विपक्षी नेताओं से नहीं मिले थे और मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को, अमित शाह को देख लेने या चुनाव में नेस्तनाबूद कर देने का संकल्प नहीं लिया था। तो ये सब काम किए थे उन्होंने, और उनकी अपनी राजनीतिक जमीन आंध्र से कब खिसकी उनको पता ही चला चुनाव के बाद। तो वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेके सब जगह पूरी सरकार लेके घूम रहे हैं, पूरी पार्टी लेके घूम रहे हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, कभी शरद पवार से, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। तो अपने राज्य पर देखना चाहिए। अब आप देखिए कि आपके राज्य के पुल गिरे जा रहे हैं, है ना, पुल गिर रहे हैं, लेकिन उस पुल से ज़्यादा आपको विपक्षी एकता की चिंता है। तो भ्रष्टाचार से लड़िए, पहले उस पर काबू पाइए। मुझे लगता है कि अपने प्रदेश को छोड़कर वो जो देश को बदलने निकले हैं तो थोड़ा सा लक्ष्य शायद उनका गड़बड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है कि अपने सहयोगियों से भी कुछ सीख सकते हैं। अगर उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ तो बिहार के 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है जी, 150 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए, कई लापता भी हैं जी। ममता बनर्जी वहां पहुंची, तमिलनाडु के प्रतिनिधि वहां पहुंचे, बड़े नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और कोई दिखा नहीं। तो ये बड़ा सवाल है जो समझने की आवश्यकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात और ये भी देखना होगा अंकित जी कि ये इससे पहले कि आप समापन पर करें एक, लेकिन अगर आपने जैसा कहा कि क्या नीतीश कुमार सफल हुए, हमने कहा कि एक फोटो फ्रेम में लाने के लिए तो सफल हो गए। अब देखना ये है कि क्या जो एक धारणा है देश में कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसको बदलकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता पटना से होकर जाता है, ये बदलने में क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं, पटना से भी आएगा लेकिन उत्तर प्रदेश बीच में आता है। और दूसरी चीज ये है कि वो भी देखना होगा कि जिस पार्टी के एक भी लोकसभा सांसद नहीं है और जो पार्टी अकेले लड़ती है तो 2 सीट ही जीत
पार्टी है वो पार्टी के नेता अब देश को नया प्रधानमंत्री देने चले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।